नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जो एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के रिगार्डिंग उनको कवर करूंगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, इस ऑप्शनल की प्रिपरेशन में क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मेरे से भी कुछ मिस्टेक्स रहीं और मैंने उनको कैसे रेक्टिफाई करा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल नहीं लेना है तो आप कौन कौन से गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में अपने स्कोर की बात करूं तो 2022 में मेरा स्कोर 245 था, 2023 में मेरा स्कोर 275 और 2024 में 261। तो मैंने कैसे अपने स्कोर को 30 नंबर से इंक्रीज करा 2023 में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो मेरी राय सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को लेके है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन और जो मुझे अनुभव से प्राप्त हुआ है इस 4 साल की जर्नी में, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डाउट है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग एज ए ऑप्शनल लेनी चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली ये आपकी ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट रही होगी तभी आप इसको ले रहे हैं। लेकिन आपकी कॉलेज में अच्छी सीजीपीए नहीं थी सिविल इंजीनियरिंग एज ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, और आप सिविल इंजीनियरिंग को एज ए ऑप्शनल केवल सीएसई के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप ये ऑप्शनल ना लें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत वास्ट है और केवल सीएसई के लिए, और आपकी गुड सीजीपीए भी नहीं है तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इतना हार्ड वर्क आप किसी दूसरे ऑप्शनल में करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। लेकिन आपकी सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रही है लेकिन गुड सीजीपीए नहीं है, लेकिन आप इंजीनियरिंग सर्विस में अपीयर होना चाहते हैं, तब आप उस केस में सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को लें। अगर मैं इसको समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल, लेकिन आपका गुड सीजीपीए अगर था तो आप एज ए ऑप्शनल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपका गुड सीजीपीए नहीं है लेकिन आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी अपीयर होना चाहते हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को लें, लेकिन उससे पहले इंजीनियरिंग सर्विस में आप जरूर अपीयर हैं और एक अच्छी रैंक लाएं। और आप इंजीनियरिंग सर्विस में भी अपीयर नहीं होना चाहते हैं और आपकी कॉलेज में भी गुड सीजीपीए नहीं है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ना लें। तो ये दो कंडीशन, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड गुड सीजीपीए और इंजीनियरिंग सर्विस में अपीयर होना है। अगर ऊपर वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं फिर तो आप पक्का नहीं लें, लेकिन आपकी गुड सीजीपीए और आप इंजीनियरिंग सर्विस में भी अपीयर नहीं होना चाहते हैं, तो मैं फिर भी एडवाइज करूंगा कि आप अदर ऑप्शनल को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत टाइम कंज्यूम करता है। इतने में कोई ऑप्शनल बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेन पिलर है, डिसाइडिंग फैक्टर, मेरी नज़र में तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, क्योंकि यही है जिसकी वजह से आपको ये ऑप्शनल लेना चाहिए, अदरवाइज आपको अदर ऑप्शनल के लिए देखना चाहिए। अब मैं दूसरे पिलर की बात करूं कि सिविल इंजीनियरिंग एज ऑप्शनल के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक हैं। देखिए, ड्रॉबैक की बात करूं सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा सिलेबस होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट है तो लेंदी सिलेबस रहता ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। प्रॉपर 8 से 9 महीने लग जाते हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करने में। दूसरा, जो मुझे लगता है डबल ए सॉर्ड है, मतलब इसके बेनिफिट भी हैं और ड्रॉबैक भी हैं बहुत ज़्यादा। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आपकी अच्छी कमांड नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी। आप अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से एक अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। और तीसरा,
इसका जो बेनिफिट मुझे लगता है कि अगर आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर अच्छी कमांड है और सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल अच्छा तैयार है तो आपका 270 280 मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे विद इन 1 से 2 महीने में प्रिपेयर करके, क्योंकि आपको वही फॉर्मूले देखने, कंसेप्ट आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो आप आराम से ऑप्शनल में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। दूसरा इसमें क्या रहता है, अगर आप सिविल इंजीनियर ऑप्शनल परस्यू कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग सर्विस की अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमेशा रहती है। और दूसरा, आप अपने ऑप्शनल के साथ टच में तो अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी वर्किंग अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि आपका अपने ऑप्शनल पे एक अच्छी कमांड है और जिसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर नहीं झेलना होता है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ आप अभी भी टच में हो। एक और जो अच्छा फ़ायदा मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट सर्विस होती है तो उसमें 2 ऑप्शनल पूछे जाते हैं। एक ऑप्शनल तो लोग फॉरेस्ट्री लेते हैं, दूसरा ऑप्शनल क्या लें। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ टच में हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग को बहुत ईजिली एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं और फॉरेस्ट सर्विस इन कंपैरिजन टू सिविल सर्विस इजी होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के रिगार्डिंग। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले रहे हैं तो पहले आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जाओ, एक अच्छा सा स्कोर करो जिससे आपकी अच्छी रैंक आए और आप सिविल इंजीनियरिंग पे एक अच्छी सी कमांड हासिल कर सकोगे। और जो सीधा सिविल इंजीनियरिंग ले लेते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उनका लो स्कोर हो जाता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले रहे हैं वो ऑलरेडी अच्छी रैंक हासिल करके लाए होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में और उन्हीं का अच्छा स्कोर आता है। और यही मेरे साथ 2022 में हुआ था, क्योंकि मैं भी सीधा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बैठ गया और जिसकी वजह से मेरा स्कोर 245 आया। और यही मेरा स्कोर अगर 275 होता तो मुझे आज एक अच्छी सर्विस मिल गई होती। इसके अलावा जब आप इंजीनियरिंग सर्विस में सेलेक्टेड होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होता है उस जॉब का, तो आपकी इससे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है। और सिविल सर्विस के इंटरव्यू में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ काफ़ी मैटर करती है। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को परस्यू करना चाहते हैं तो अगर आपको कोचिंग को लेके रिगार्डिंग डाउट है कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो कोचिंग को लेके मैं तो एडवाइस करूंगा कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग्स में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। इससे आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं और आपको कंसेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है, वो भी बहुत ईजिली। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्वाइन करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग तो टेलीग्राम्स पे ढेर सारे चैनल्स हैं। लेकिन कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो किसी कोचिंग के नोट से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। जो क्वेश्चन मेकर है वो क्वेश्चंस कहाँ से बनाएगा, बुक से बनाएगा। और अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। तो स्टैंडर्ड बुक्स के लिए मैं एडवाइज करूंगा आप एक बुक लें और किसी एक ऑथर की लें जो काफ़ी प्रोमिनेंट है, उस पर आप अच्छे से कमांड करें जिससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाए। तो बुक्स प्लस कोचिंग आपके इस डोमेन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, फिर आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पा रहे होंगे। अब स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा PYQ की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक टॉपिक पे PYQ सॉल्व करें जिससे आपको अपनी वीकनेसेस पता चल जाएं और जो आपकी वीकनेसेस हैं उन पे आप अच्छे से काम करें। स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन कौन सी बुक आप परस्यू कर सकते हैं। मैंने अपने 2023 वाले अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड बुक्स को परस्यू करा था जिससे मेरे स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था। अब तीसरे इंपॉर्टेंट पिलर की बात करूं तो वो है टेस्ट। तो टेस्ट लगाने कैसे हैं? हम जो टेस्ट लगाते हैं बड़े कंफर्ट जोन में लगाते हैं कि बुक ले ली और उससे क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं और बड़े आराम से लगा रहे हैं। अगर 10 मार्क्स का है क्वेश्चन है या 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 मार्क के में पूरे 15 मिनट ले रहे हैं, 15 मार्क के में खूब 20 से 25 मिनट ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप क्वेश्चन तो कर पा रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। आप जो क्वेश्चंस लगाएं
तो एक टाइम फ्रेम के साथ लगाएं, वॉच अपने सामने रख लें, फिर क्वेश्चंस लगाएं। आप टारगेट ये रखें कि 10 मार्क वाले क्वेश्चन को आप 6 मिनट में कर दें, 15 मार्क वाले को आप 9 मिनट में कर दें, और 20 मार्क्स वाले को आप 12 मिनट में कर दें। अगर आप ये अप्रोच रखते हैं तो आपका 3 घंटे का जो पेपर है वो रियल में 2 आवर्स 30 मिनट्स में हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम का अलग प्रेशर होता है। जब आपका टारगेट 2.5 घंटे है तो आप इजीली 3 घंटे में अपने क्वेश्चन को खत्म कर पा रहे होंगे। अब ये करना कैसे अचीव, ये जो मैंने बताया ये तो आपको फॉलो करना है जब आप एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। और उसके अलावा मेरी राय में तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लें, 2024, 2023, 22, 21। उन अब क्वेश्चन पेपर को विद इन 3 आवर्स में अटेम्प्ट करें। आपके पास एक आर्ग्यूमेंट होगा कि मैंने तो ऑलरेडी पीवाईक्यू जो है बुक से लगा रखे हैं। नहीं, आप 3 घंटे में लगा के तो देखिए, आपको अपनी स्पीड का पता चल जाएगा कि आप 3 घंटे में लगा सकते हैं कि नहीं। अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस लगा भी रखे हैं फिर भी आप 3 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा आपकी स्पीड कितनी स्लो है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि आप कंसेप्ट को एक टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो मेरी राय में तो प्रॉपर एग्जाम का सिमुलेशन करें, पूरा पेपर ले लें, 3 घंटे के लिए टाइम लगाएं और एग्जाम को अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद कुछ लोगों को डाउट रहता है कि कोचिंग टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं। तो कोचिंग टेस्ट अगर किसी को लगाने हैं तो वो नेक्स्ट आईएएस के लगा सकता है, पर मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी जब आप जीएस पढ़ रहे होते हैं और ऑप्शनल पढ़ रहे होते हैं तो पीवाईक्यू ही कर पाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। और अगर उसके अलावा आपको क्वेश्चंस लगाने तो इंजीनियरिंग सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के पीवाईक्यू जरूर लगा लें लास्ट 3 साल के, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि इंजीनियरिंग सर्विस के उस साल के क्वेश्चंस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे गए, या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फॉरेस्ट सर्विस में पूछे गए। तो ये तीनों एग्जाम्स में एक लिंक सा दिखता है। तो आप पीवाईक्यू टेस्ट लगाएं और पीवाईक्यू इंजीनियरिंग सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के लास्ट 3 साल के लगाएं। चौथा जो पिलर है वो है एनालिसिस, और ये मेरा फेवरेट है, और आई थिंक यही है वो पिलर जिसकी वजह से न्यूमेरिकल मिस्टेक्स को मिनिमाइज करा जा सकता है, जिसकी वजह से आपके जो भी मिस्टेक्स हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जो भी कंफ्यूजन है, उनको मिनिमाइज करा जा सकता है। तो वो करना कैसे है कि आपको एक कॉपी बनानी है, मिस्टेक्स कॉपी अलग से सेपरेट। और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो पूरा पेपर लगा के या एक एक करके, अब जिन क्वेश्चंस में आप मिस्टेक्स करते हैं उन क्वेश्चंस को इस कॉपी में लिखें, और फिर ये उसमें प्रॉपर लिखें कि इसमें मैंने ये स्टेप्स करा था और इसकी वजह से ये गलत हो गया। जैसे ऊपर वाली लाइन में लिखा था 275 और मैंने नीचे लिख दिया 257। हमारा ब्रेन ऐसे बहुत करता है। या मल्टीप्लाई मुझे कैलकुलेटर में 99 इंटू 39 का करना था, लेकिन मल्टीप्लाई मैंने कैलकुलेटर में 99 इंटू 93 का लिख दिया। या 999 का मल्टीप्लीकेशन था किसी नंबर के साथ, लेकिन जब कैलकुलेटर में डिजिट डाल रहा था केवल मैंने 2 ही डिजिट डाली। कभी कभी होता है जब आप एक ही डिजिट को कैलकुलेटर में 2-3 बार दबाते हो तो एक ही बार लेता है, लेकिन हम इतनी जल्दबाजी में केवल डिजिट ही नहीं देख पाते। तो इन चीज़ों को आप लिखें उस कॉपी में। आपको लगेगा यार, आपको लगे तो बहुत बेसिक है, ऐसा मिस्टेक्स कौन करता है। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं रियल में और आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसको एग्जाम में भी करोगे, क्योंकि दिमाग का एक पैटर्न होता है मिस्टेक्स करने का और वही वो फॉलो कर रहा है। तो अगर आपने वो मिस्टेक्स पकड़ ली तो फिर आपसे वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, अगर कंसेप्ट में गड़बड़ी आ रही है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया इस वजह से वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप उस कंसेप्ट को लिखें कि मैं ये कंसेप्ट भूल गया था, फिर उसको पढ़ें और फिर उसके नीचे लिखें कि इसका ये कंसेप्ट है। अब करना क्या है इस मिस्टेक्स कॉपी का, जब आप अगली बार टेस्ट लगाने जाएं तब आप इस मिस्टेक्स कॉपी को दोबारा पढ़ें टेस्ट लगाने से पहले। अगर आप उस कॉपी को दोबारा पढ़ते हैं तो मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूं कि आपके बिना बताए आपका ब्रेन
वो मिस्टेक्स कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उस ब्रेन को पता है कि भाई ये मिस्टेक्स मैं करता हूँ, और जैसे वो मिस्टेक्स करने वाला होगा आपको एकदम से अलर्ट कर देगा, ओ मैं यहाँ पे मिस्टेक्स करता हूँ। तो डेफिनेटली आपकी जो मिस्टेक्स हैं एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। पहले हो सकता है 80% हो, फिर धीरे 90 होगी, और जब आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपका एक नया पैटर्न और डेवलप हो जाएगा मिस्टेक्स करने का। और लेकिन जैसे ही जैसे आप इन मिनिमाइज करते जाएंगे अपने मिस्टेक्स को, डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी मोर देन 95% होगी और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, या मेरे से जो मिस्टेक्स हुई जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे इतना टाइम लग गया। गुड CGPA इन कॉलेज, तो मेरी CGPA IIT कानपुर में 8.6 थी, और मैं काफ़ी डिसेंट कमांड रखता था सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल पे। तो मैंने सोचा कि मैं कोई कोचिंग नहीं लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप इस CGPA से नहीं समझें कि आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है कि नहीं है। आपके सोचने से कुछ नहीं होता, आपको रियल लाइफ में समझना होगा कि आपकी क्या कमांड है। आप 2024 का क्वेश्चन पेपर लगाएं, और हर एक क्वेश्चन में अगर आपके 130 140 नंबर आ रहे हैं टोटल, तो आप बिना कोचिंग के भी जा सकते हैं और स्टैंडर्ड बुक पढ़ें और सीधा शुरू कर दें अपनी तैयारी। लेकिन अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 125 भी आ रहे हैं, 120 भी आ रहे हैं, तब भी मैं कहूँगा कि अपना इस ईगो को छोड़ो कि मुझे कोचिंग नहीं करनी है। कोचिंग के लिए जाओ और स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है बॉस। दूसरा, हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम कोचिंग के कॉपी के नोट्स पढ़ने के प्लान बना लेते हैं। यार कोचिंग की कॉपी के नोट्स जो वहीं से पढ़ लेंगे, जो समझ में नहीं आएगा वो यूट्यूब से सर्च कर लेंगे। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर, क्योंकि जब आप यूट्यूब से सर्च करते हैं ना कोई टॉपिक, यूट्यूब पे वो टॉपिक जैसा आप समझना चाहते हैं, जिस फील के साथ आप वो टॉपिक को समझना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता है, और आप ढेर सारी वीडियो देख लेते हैं जिससे आपका बहुत टाइम बर्बाद होता है। इससे बेहतर है कि आप उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें और कोचिंग कर लें। कोचिंग्स ऑनलाइन ऑफलाइन टेलीग्राम, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरे मिस्टेक्स, कुछ लोग इसके साथ एग्री कर भी सकते नहीं भी कर सकते, केवल कोचिंग करनी है, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं फॉलो करनी। मैं इसके लिए भी एग्री नहीं करता, क्योंकि कोचिंग से आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो यूपीएससी फ्रेम करती है वो केवल आपको बुक ही दे सकती है। एक कोचिंग वाला इतना कवर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ेगा ना भाई। चौथी मिस्टेक जो करते हैं लोग कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे लेकिन विदाउट टाइम बाउंड, कोई टाइम बाउंड नहीं, आराम से कर रहे हैं। 10 मार्क्स का 15 मिनट में हो रहा है, 20 मार्क्स का 30 मिनट में हो रहा है, जिससे क्या होता है, हो तो रहा है लेकिन स्पीड इतनी खराब है कि एग्जाम में पेपर ही खत्म नहीं हो पाता है। तो फुल लेंथ अटेम्प्ट करें, वो भी 3 घंटे के अंदर। तो ये आप 4 मिस्टेक्स मत करना, आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे। ये मिस्टेक्स मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं और वही मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को लेने की आपकी राय नहीं है, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल, काफ़ी छोटा सिलेबस है और अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, और GS1 में जो सोसाइटी वाला पोर्शन है उसमें आपको एडवांटेज दिखाएगा, और लोगों के 100+ मार्क्स, मुझे लगता है कि जो लोग सोसाइटी के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील करते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं। दूसरा, एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो आप हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हैं, इसमें भी डिसेंट स्कोर आ रहा है। और ये दो ऑप्शनल, पर्सनली ज्योग्राफी स्कोरिंग नहीं है, लेंदी सिलेबस स्कोर नहीं करता, तो मैं तो कहूँगा आप इसको ना लें। PSIR, देखिए PSIR के साथ भी मुझे इतना पॉजिटिव इंक्लिनेशन नहीं है। अगर आप वो कैंडिडेट्स हैं जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, डीपली इंटरेस्ट है, तब आप PSIR लें। अदरवाइज PSIR का सिलेबस बहुत बड़ा है और ऐसा लगता है कि हाँ ये GS2 और सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन अगर आपकी अच्छी कमांड नहीं बन पाएगी तो आप ऑप्शनल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मेरे कई ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो PSIR लिए हुए हैं और उनका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, डेस्पाइट फ्रॉम बीइंग IITian और गुड कॉलेजेस से। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लें। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
If you like the video, please like and subscribe the channel. It will motivate me. Thank you for watching.